तो देखिए पैरासिटिज्म पैरासाइट और होस्ट के बीच का इंटरेक्शन है, जिसमें पैरासाइट बेनिफिट में होगा और होस्ट स्पीशीज जिसके ऊपर ये पैरासाइट डिपेंड कर रहा है वो हार्म होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने बताया हुआ है कि भाई पैरासाइट क्या हो सकता है। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसके ऊपर कई तरीके के पैरासाइट्स हैं जो रह सकते हैं। जैसे अगर एक्टोपैरासाइट की बात करी जाए तो लाइसेस हैं, या अगर राउंड वॉर्म की बात करें तो ये बॉडी के अंदर रह रहा है, तो ये एंडोपैरासाइट है। बाकी इसको और भी कैटेगराइज करेंगे हम लोग। और इन्होंने अगली बात इसमें ये बताई हुई है कि बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स हैं जो होस्ट स्पेसिफिक हैं। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब ये है कि वो केवल एक सिंगल होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब अगर सपोज करो कोई एक्स नाम की पैरासाइट है, वो एक ही होस्ट है जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके अलावा वो किसी भी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो अगर ये होस्ट जिसके ऊपर ये पैरासाइट सोलली डिपेंड कर रही है, इसके अलावा वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अगर ये होस्ट कुछ ऐसे मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करता है जिससे ये काउंटर एक्ट कर सके इस पैरासाइट को, तो ये पैरासाइट भी अपने अंदर को इवोल्यूशन करता है या को इवॉल्व करता है ताकि वो क्या कर सके, वो इस मैकेनिज्म के खिलाफ अपने आप को इजीली मतलब उसको खत्म कर सके और अपने आप को वहां पे सरवाइव करवा सके। मैं कह रहा हूं कि देयर आर मल्टीपल पैरासाइट्स विच आर होस्ट स्पेसिफिक। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब ये है कि अगर कोई पैरासाइट है वो एक सिंगल होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो होस्ट ने क्या किया है, कुछ ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप किए हैं जिसकी मदद से वो रेजिस्ट कर पाए इसको, इन पैरासाइट के अटैक को। तो इस डिफेंस मैकेनिज्म के रिस्पॉन्स में ये पैरासाइट भी को इवॉल्व करते हैं ताकि वो काउंटरएक्ट कर सकें किसको, इन डिफेंस मैकेनिज्म को। क्लियर है मेरी बात आपको? ये जो इन्होंने स्टेटमेंट में जो भी स्टेटमेंट एनसीईआरटी में है उन्हें मैं सीक्वेंसली बताता चला जा रहा हूं। अब यहाँ पे अगली बात बताई हुई है आपके स्टेटमेंट में ही कि जो पैरासाइट्स हैं उन्होंने कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस डेवलप की हैं जिससे कि वो होस्ट की बॉडी में आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। तो उसमें पैरासाइट की अडेप्टेशन कौन कौन सी हैं? सबसे पहली अडेप्टेशन है कि उन्होंने अपने सेंस ऑर्गन को लॉस कर दिया है। अब सेंस ऑर्गन के लॉस करने से क्या इन्हें फायदा मिल जाएगा? तो सपोज करो हमारे गट में या हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरीके का जैसे HCl है, HCl से बेसिकली क्या हो सकता है, वो बर्न हो सकते हैं या उन्हें पेन फील हो सकता है। तो अगर वो सेंस ऑर्गन ही लॉस कर दे तो उन्हें किसी भी तरीके का पेन फील नहीं होगा, वो आसानी से होस्ट की बॉडी में रह पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने सेंस ऑर्गन को ही लॉस कर दिया। दूसरा, इन्होंने पैरासाइट्स ने क्या किया है बेटा, इन्होंने अपने बॉडी पे कुछ हुक्स और सकर्स डेवलप किए हैं जिससे वो अपने होस्ट की बॉडी पे आसानी से क्लिंग कर सकें या जुड़े रह सके। दूसरा, पैरासाइट्स ने क्या किया है बेटा, इन्होंने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को लॉस कर लिया है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को लॉस करने से क्या फायदा है? तो देखिए, ज्यादातर एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर रह रहे हैं। अब वहां पे उन्हें डाइजेस्टेड फूड या न्यूट्रिएंट फ्री फॉर्म में इजीली मिल रहा है, तो वो क्यों फूड को कंज्यूम करें और डाइजेस्ट करें? उन्हें जब डाइजेस्टेड फॉर्म में फूड मिल रहा है उसे डायरेक्टली वो एब्जॉर्ब कर लेंगे अपनी बॉडी वॉल की मदद से। तो उन्होंने अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी खत्म कर लिया। उसके अलावा उन्होंने हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अपने अंदर डेवलप की है जिससे वो कम समय में बहुत ज्यादा नंबर में प्रोजेनीज को प्रोड्यूस कर सके होस्ट की बॉडी के अंदर। उसके अलावा इन्होंने अपनी लाइफ साइकिल को कॉम्प्लेक्स बना लिया है। अब कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल बनाने से क्या होगा, ये अपनी लाइफ साइकिल के आधे इवेंट तो एक होस्ट की बॉडी में कंप्लीट करेंगे और कुछ इवेंट दूसरे होस्ट की बॉडी में कंप्लीट करेंगे। इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है
एक तो ह्यूमन लिवर फ्लूक का, इन्होंने बताया कि भाई ह्यूमन लिवर फ्लूक क्या करती है, ह्यूमन के साथ साथ अपने प्राइमरी होस्ट के तौर पे या तो स्नेल को या फिशेस को यूज करते हैं। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ह्यूमंस के ऊपर भी डिपेंडेंट है और मॉस्किटोज के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो इसमें अपनी आधी लाइफ साइकिल यहाँ कंप्लीट कर रहे हैं, आधी लाइफ साइकिल ये यहाँ पे कंप्लीट कर ले रहे हैं। अब इसमें अगली एक और बात बताई हुई है कि जो मॉस्किटो होते हैं या फीमेल जो मॉस्किटो होती है, आप उस फीमेल मॉस्किटो को पैरासाइट कंसीडर नहीं कर सकते। आप फीमेल मॉस्किटो को पैरासाइट नहीं समझ सकते या कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फीमेल मॉस्किटो है ये ब्लड को एज फूड या मील के तौर पे वो ले रही है, लेकिन उस ब्लड को वो अपने फूड के लिए यूज नहीं करती है, उस ब्लड को वो यूज करती है अपने रिप्रोडक्शन में। वो इसीलिए जो केवल किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो या उससे किसी चीज को लेके अपने रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करवा रहा हो, उसे हम पैरासाइट नहीं कहेंगे। तो फीमेल मॉस्किटो पैरासाइट नहीं है। पैरासाइट एक्चुअल में कौन है? प्लाज्मोडियम, जो उस फीमेल मॉस्किटो के थ्रू बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जा रहा है। अब बात ये आ रही है कि पैरासाइट क्या होस्ट की बॉडी के लिए क्या क्या वो उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, पैरासाइट होस्ट की बॉडी को क्या करेंगे? हार्म करेंगे। बहुत आम सी बात है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है कि पैरासाइट क्या करते हैं, अपने होस्ट को हार्म करते हैं। अब होस्ट के साथ में और क्या कर सकते हैं? वो उस होस्ट की रिड्यूस कर देंगे बेटा सर्वाइवल फिटनेस को, उसकी सर्वाइवल फिटनेस को, उसके ग्रोथ को, उसके रिप्रोडक्शन को। उसके अलावा ये साथ में क्या कर सकते हैं? उनकी पॉपुलेशन को भी होस्ट की किसी जगह पे रिड्यूस कर सकते हैं। और ये होस्ट को फिजिकली वीक बनाते हैं। तो अगर होस्ट फिजिकली वीक बन जाएगा तो उससे क्या होगा? वो वल्नरेबल हो जाएगा प्रेडेशन के लिए। मतलब सपोज करो दो डियर्स हैं, अब इनमें से एक हेल्दी है और एक पैरासाइट से अफेक्टेड है। तो जो हेल्दी है उसने प्रेडेटर को देखा, वो तो जल्दी से भाग जाएगा। अब जो बीमार जैसा वो तो भाग नहीं पाएगा, फिजिकली वीक है, उसे प्रेडेटर क्या कर लेगा? आसानी से पकड़ लेगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये होस्ट को फिजिकली वीक बना रहे हैं, और फिजिकली वीक बनने से वो क्या हो रहा है? वो वल्नरेबल हो जा रहा है। किसके लिए? प्रेडेशन के लिए। प्रेडेटर उसे आसानी से पकड़ेगा और खत्म कर देगा। तो ये कुछ असर हैं जो होस्ट की बॉडी के ऊपर पैरासाइट के हो सकते हैं। अब उसके अलावा इन्होंने क्या किया हुआ है? पैरासाइट्स को दो मेन कैटेगरी में बांटा हुआ है। अब एक कैटेगरी है जो बॉडी के सरफेस के बाहर रहते हों, उन्हें हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं, और दूसरे जो बॉडी के अंदर रहते हों अलग अलग पार्ट्स में, उन्हें हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। एक्टोपैरासाइट के अंदर इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे टिक्स ऑन डॉग। डॉग की बॉडी के ऊपर जो टिक्स हैं वो एक तरीके के एक्टोपैरासाइट्स हैं। लाइसेस ऑन ह्यूमन या हेड लाउज जिन्हें हम कहते हैं, वो एक एक्टोपैरासाइट है। उसके अलावा कोपेपॉड्स ऑन फिशेस, फिशेस की बॉडी के ऊपर कुछ छोटे इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जिन्हें कोपेपॉड्स कहते हैं, वो पैरासाइट्स हैं। और प्लांट के लिए भी इन्होंने एक कस्कुटा को पैरासाइट बताया हुआ है, और इसके होस्ट प्लांट को यहाँ पे हेज प्लांट बोला गया है कि हेज प्लांट के ऊपर ये कस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट है। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन हुआ ऐसा है, इस कस्कुटा ने अपने क्लोरोफिल को कर दिया है खत्म, और ये सीधा इस हेज प्लांट से या जो भी होस्ट प्लांट इसका होगा, यहाँ तो हेज प्लांट दिया हुआ है, उस होस्ट प्लांट से ये क्या करता है? ये वहां से फूड को एब्जॉर्ब करता है या न्यूट्रिशन को डिराइव करता है। ये फूड को एब्जॉर्ब करेगा या इट विल डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट ऑन विच दिस कस्कुटा इज प्रेजेंट, जिस भी प्लांट के ऊपर जाएगा। एंडोपैरासाइट्स में बताया हुआ है कि एंडोपैरासाइट्स वो होते हैं बेटा जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में रहते हैं।
जैसे लिवर हो गया, किडनी हो गया, आरबीसी हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, कहीं पे भी ये पैरासाइट प्रेजेंट हो सकते हैं। दूसरा बताया हुआ है कि भाई इनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है ये काफी सिंपल होती है, मॉर्फोलॉजिकली ये काफी ज्यादा सिंपल होते हैं, इनमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है इनके स्ट्रक्चर में। और दूसरा, ये रिप्रोडक्टिवली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब इनकी हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, इनकी हाई रिप्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। अब इसके अंदर इन्होंने एग्जैक्टली कोई एग्जाम्पल मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप अगर लिखना चाहें तो इसमें प्लाज्मोडियम आ सकता है, उसके अलावा राउंड वॉर्म, फ्लैट वॉर्म, ये सारे के सारे एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं। लिवर फ्लूक हो गया, ये भी एक एंडोपैरासाइट है। तो ये तो रही बात इनकी। अब पैरासिटिज्म में एक बिल्कुल यूनिक सा पैरासिटिज्म होता है जिसे हम लोग ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं, जिसे हम ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। ब्रूड पैरासिटिज्म का मतलब क्या है? तो देखिए, ब्रूडिंग का मतलब होता है रेयर एंड केयर करना, रेयरिंग एंड केयरिंग इज कॉल्ड ब्रूडिंग। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं तो उसी को ब्रूडिंग कहा जाता है। तो बर्ड्स जो अपने यंग वंस को नरिश करती हैं, उनको फूड प्रोवाइड करती है, या जब वो पैदा नहीं होते तो एग्स को इंक्यूबेट करती हैं, दैट मैकेनिज्म इज नोन एज ब्रूडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रूड पैरासिटिज्म कैसे होगा? तो इसके लिए दो एग्जांपल हैं, एक कुकू बर्ड का एग्जांपल है और दूसरा एक क्रो का एग्जांपल है। तो यहाँ पे जो क्रो है ये होस्ट होने वाला है और जो कुकू बर्ड है ये पैरासाइट के तौर पे यहाँ पे इससे, क्रो से ब्रूडिंग करवाने वाली है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुकू इसको खा रही है, मार रही है, कुछ नहीं कर रही, वो केवल एक चीज का फायदा इससे उठा रही है, क्रो से। वो फायदा ये है कि जो ब्रूडिंग इस कुकू बर्ड को अपने एग्स की करनी चाहिए थी वो उससे बचना चाहती है, वो क्या कर रही है, उस काम को क्रो से करवा रही है। अच्छा, क्रो कर क्यों रहा है? ये भी क्वेश्चन है कि भाई वो कैसे पता नहीं कर पा रहा। तो इस कुकू बर्ड के जो एग्स हैं वो कलर और मार्किंग में या साइज में बिल्कुल क्रो के एग से रिजेंबल करते हैं। तो ये कुकू बर्ड क्या करती है, इस क्रो के नेस्ट में अपने एग्स को भी ले करके चली जाती है। अब मैंने आपको बताया साइज में और कलर में क्रो के और इसके एग्स रिजेंबल करते हैं, उसी चीज का फायदा इस कुकू बर्ड ने उठाया। तो इससे क्या होता है, क्रो इनको डिटेक्ट नहीं कर पाता कि ये जो एग्स हैं ये मेरे एग्स हैं, मतलब मेरी स्पीशीज के हैं या दूसरी स्पीशीज के हैं। अब ये क्रो इन्हें इंक्यूबेट करता रहता है। ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी खर्च होती किसमें, ब्रूडिंग करने में, इंक्यूबेट करने में, वो कुकू बर्ड ने नहीं करी, वो किसकी करवाई, क्रो से करवा ली। खुद फ्री घूमती रही, मजे काटती रही और क्रोस के लिए एग्स को इंक्यूबेट करता रहा। और वो बेचारा नादान, उसने अंडों को भी बाहर बाहर नहीं फेंका, वो तसल्ली से बैठ के सेक रहा है कि मेरे प्यारे कौए बाहर आएंगे। ठीक है, अंडे हैच हुए कुक्कू के एग से। अब अच्छा, उन्हें मारता नहीं है, कुक्कू चालाक होती है, जब ये एग हैच होते हैं उसके बाद में जब वो उनके यंग वंस निकलेंगे उसे पता होता है कि इतने टाइम में ब्रूडिंग। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बीच बीच में आके देखती नहीं है, वो दूर से आके बैठती है, टेनी वेनी पे देख के चली जाती है, अच्छा हाँ है ठीक है चलो फिर घूम आते हैं, वो बीच बीच में देखती रहती है। और जब जब उसका हैचिंग का टाइम आता है, हैचिंग के टाइम आने पे वो कुक्कू क्या करेगी, क्रो से लड़ पड़ती है, फिर चे 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 करके उसको भगा देगी, अपने बच्चों को जो है जहाँ पे सेफ प्लेस में ले जाने ले जाएगी, नहीं तो क्रो के बच्चों को इजेक्ट कर देगी, नेस्ट से फेंक देती है। तो बड़े हाँ ऐसा होता है। तो ये ब्रूड पैरासिटिज्म था जिसमें पैरासिटिक बर्ड ने ब्रूडिंग करवाई होस्ट बर्ड से। मतलब यहाँ पे पैरासिटिज्म डायरेक्टली न्यूट्रिशन के लिए या किसी चीज के लिए नहीं था, बस ब्रूडिंग के लिए था, इसे कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। अब एक इसी में एक टॉपिक है जिसे हम लोग एमेंसलिज्म कहते हैं। एमेंसलिज्म के बारे में सुन लीजिए। एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म को बताने से पहले मैं एक बार और जो भी मैंने इसमें बताया उसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, शुरुआत से लेके लास्ट तक। मैंने बताया पैरासिटिज्म में पैरासाइट को बेनिफिट है, होस्ट को हार्म है, और ह्यूमन की बॉडी के ऊपर लाइसेस या राउंडवॉर्म जैसे अलग अलग तरीके के पैरासाइट्स हैं जो वहाँ से न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उनकी बॉडी में। बहुत सारे पैरासाइट्स होस्ट स्पेसिफिक हैं जिसमें होस्ट अपनी बॉडी के अंदर अगर
कोई डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करता है जिससे वो रेजिस्ट कर सके पैरासाइट को। उसके लिए पैरासाइट्स ने भी अपने आप को तैयार किया हुआ है कि वो भी अपना एवोल्यूशन करेंगी, जैसे ये चेंज लाएगा ऐसे ये चेंज लाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? मतलब इसने कोई वेपन तैयार करा, इसने उसका एंटीडोट निकाल लिया, इस तरीके से काम चलता चला आ रहा है। क्यों? ये भी नहीं चाहता कि भाई ये मेरा होस्ट है, ये मुझसे छिने, मैं इसके ऊपर लगातार मेरी कई पीढ़ियां फीड करती आ रही हैं, आगे भी फीड करती रहें। और देखो एक और चीज समझो, कभी भी कोई पैरासाइट अपने होस्ट को मारना नहीं चाहता, कभी भी कोई पैरासाइट अपने होस्ट को नहीं मारना चाहता। जैसे सपोज करो आप ही हो, आपको किसी आदमी से 5 लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं, आप चाहोगे वो मर जाए? नहीं चाहोगे। आप चाहोगे कि शांतिपूर्वक वो देता रहे और मैं लेता रहूं। लेकिन अब सपोज करो आपका लालच बढ़ जाए, आप उससे कहो आप अपने बहुत सारे बच्चे अच्छे रिश्तेदार सब ले आओ, बोले सबको 5-5 लाख रुपए दे, तो बेचारा वो क्या करेगा? मर जाएगा, वो नहीं दे पाएगा, वो भाग जाएगा वहां से। तो ऐसे ही ये जो पैरासाइट्स हैं ये होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं फूड के लिए। अब ये क्या करती हैं? लालच में मार देती हैं। अच्छा, पैरासाइट क्या करती हैं? अपने यंग वंस इतने ज्यादा पैदा कर देते हैं वहां पे, क्योंकि इनकी हाई रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है। तो हाई रिप्रोडक्शन करने की वजह से इनके ऑफस्प्रिंग ज्यादा बढ़ जाते हैं, वहां पे इनका नंबर बढ़ जाता है। अब नंबर बढ़ जाता है, पहले तो एक अकेला खा रहा था उसकी बॉडी में से फूड चुरा चुरा के, अब बहुत सारे मिलके खाने लग जाएंगे। वो खाना तो बहुत खाएगा लेकिन वो कहेगा कि बड़ा कमजोर सा रह रहा हूं मैं मतलब लग नहीं रहा शरीर को, क्या चक्कर है समझ में नहीं आ रहा। अंदर बैठे हैं पैरासाइट जो उसके सारे फूड को ले रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इनका जब जेनेटिक लोड इसके अंदर बढ़ जाएगा होस्ट के अंदर, तो होस्ट बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा। वो किस तरीके के टॉक्सिन बनाने लग जाएंगे और होस्ट एक दिन मुंह फाड़ के निकल जाएगा। ठीक है, मर जाएगा और क्या करेगा लास्ट में। तो इस पैरासाइट के ग्रीड के चक्कर में ये होस्ट मर जाता है। लेकिन पैरासाइट कभी नहीं चाहता था ये होस्ट मरे, वो अनइंटेंशनली मार देता है उसको। अब अगली बात ये है कि पैरासाइट्स ने को इवॉल्व किया है, इवॉल्व करके कुछ अडेप्टेशन भी डेवलप किए हैं। तो अपने सेंस ऑर्गन को लॉस कर दिया, अपनी बॉडी के ऊपर ऐसे क्लिंग करने के लिए हुक्स या सकर्स डेवलप किए जिससे होस्ट की बॉडी पे चिपके रहे। अपने अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को लॉस कर दिया, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दिया, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल बना दी। कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल में ह्यूमन लिवर फ्लूक अपने इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पे स्नेल या फिश के ऊपर डिपेंडेंट है। प्लाज्मोडियम ह्यूमन और मॉस्किटो दोनों को यूज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी होस्ट चाहिए, सेकेंडरी होस्ट चाहिए, मैंने बताया था आपको। दूसरा, फीमेल मॉस्किटो को यू कैन नॉट कंसिडर एज पैरासाइट बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन होस्ट फॉर द फूड, इट डिपेंडेंट ऑन होस्ट फॉर रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट बताया था मैंने कि होस्ट के ऊपर पैरासाइट की क्या क्या असर पड़ते हैं। तो वो सबसे पहला, पैरासाइट होस्ट को हार्म करते हैं, उनकी सर्वाइवल फिटनेस को रिड्यूस करते हैं, उनके ग्रोथ रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करेंगे और साथ में उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी को भी कम करने का काम करते हैं। और तीसरा बताया था मैंने, वो फिजिकली वीक बना देते हैं अपने होस्ट को, जिससे वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं प्रेडेशन के लिए। उसके अलावा पैरासाइट्स को मैंने 2 कैटेगरी में बांटा था, अगर वो सरफेस पे रहते तो एक्टो और बॉडी के अंदर रह रहे हैं तो एंडो। और एक्टोपैरासाइट के एग्जांपल थे टिक्स ऑन डॉग, लाइस ऑन ह्यूमन, कोपीपॉड्स ऑन फिशेस। कस्कुटा हेज प्लांट के ऊपर पैरासाइटिक प्लांट है और इसने क्लोरोफिल को अपने, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और ये सीधा न्यूट्रिशन को इस अपने होस्ट प्लांट से एब्जॉर्ब कर लेता है। और एंडोपैरासाइट्स वो हैं जो किसी ऑर्गन में रहते हों, इंटेस्टाइन में रहते हों, लिवर में रहते हों, आरबीसीज में रहते हों, किसी भी जगह पे रहते हों, अलग अलग पार्ट में। ये मॉर्फोलॉजिकली काफी सिंपल होंगे लेकिन इनकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। प्लाज्मोडियम हो गया, राउंड वॉर्म, फ्लैटवॉर्म, ये सब के सब एंडोपैरासाइट के एग्जांपल हैं। ब्रूड पैरासिटिज्म के अंदर मैंने आपको बताया था कि कुकू बर्ड एक पैरासिटिक बर्ड है और क्रो इसका होस्ट है। ये अपने एग को ले कर देती है क्रो के नेस्ट में। क्रो इन्हें के लिए अनडिटेक्टेड रहेंगे, क्यों? कलर में, साइज में वो दोनों के एग रिजेंबल कर रहे हैं, जिस वजह से वो इन्हें इजेक्ट आउट नहीं कर पाता और ये इन्हें ब्रूड करता रहेगा। ये यहाँ तक मैंने आपको बताए थे। अब अमेंसलिज्म के बारे में सुनिए। देखिए, अमेंसलिज्म ऐसा इंटरेक्शन है जहां पे एक स्पीशीज जो होगी उसको तो हार्म हो रहा है और दूसरी वाली स्पीशीज को कोई भी हार्म या कोई बेनिफिट नहीं है, कोई हार्म या कोई बेनिफिट नहीं है। अब इसमें सबसे पहला एग्जांपल है, हालांकि थोड़ा फनी भी है, कि ग्रासेस के ऊपर फीड करने वाले जो इंसेक्ट्स हैं और साथ में गोट। इसमें गोट को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है लेकिन इंसेक्ट को नुकसान है। नुकसान कैसे है? जैसे सपोज करो ये ग्रास थी, ग्रास के ऊपर वो इंसेक्ट बैठे हुए ग्रास में से कुछ कुछ खा रहे थे। अब गोट आई, गोट भी खा रही थी। अब गोट मतलब
गोट आई, गोट, गोट मतलब बकरी, बकरी ने इस ग्रास को खाना चाहा, साथ में इंसेक्ट भी। अब इंसेक्ट जो है, अब देखो गोट को खाने नहीं थे वो, बे मतलब वो घास के साथ में चले गए मुंह में। अब बकरी को थोड़ी पता, बकरी तो फ्लेवर एनहांसमेंट हो जाएगा उसके मुंह में, इंसेक्ट का फ्लेवर आ गया, प्रोटीन मिल ली है। कह रही है कि अगली बार अपने साथियों को भी बताएगी वो बकरी, यहाँ वाली घास मत खाना, इसमें मजा नहीं आ रहा, उधर वाली घास खा के देखना, वहां पे कुछ मिलता है उसमें एक्स्ट्रा मसाले वसाले टॉपिंग डाल के रखते हैं। तो इसमें जो ग्रास थी जिसके ऊपर वो इंसेक्ट फीड कर रहे थे, इंसेक्ट फीड कर रहे थे भाई, उन इंसेक्ट को उससे कोई फायदा कोई नुकसान नहीं, लेकिन ग्रास के साथ में जब गोट ने इस ग्रास को खाया, गोट ने जब इस ग्रास को खाया तो साथ में इंसेक्ट भी गोट के मुंह में चले गए और इंसेक्ट बेमतलब मारे गए, बेमतलब मारे गए। तो इसमें इंसेक्ट्स को नुकसान हो गया, गोट को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो फ्लेवर बढ़ाएगा, प्रोटीन देगा, गोट के लिए रिलेवेंट चीज है वो। तो ये अमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल है एंटीबायोसिस, कहते हैं उसे एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस का मतलब होता है क्या, ध्यान से सुनिएगा। एंटीबायोसिस में जो फंजाई है या मोल्ड है और बैक्टीरिया है, ये दो हैं। तो बैक्टीरिया से फंगस की ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फंगल मोल्ड कुछ ऐसे मॉलिक्यूल बना देती हैं जिन्हें मैं एंटीबायोटिक कह रहा हूं, जो इन बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे। तो इसमें बैक्टीरिया को तो सीधा सीधा नुकसान है, फंगस को इसमें कोई फायदा कोई नुकसान नहीं था, बैक्टीरिया भी मतलब मारे गए। ठीक है, तो ये एंटीबायोसिस। ऐसा ही एक और मैकेनिज्म है जिसे मैं एलिलोपैथी कह रहा हूं, एलिलोपैथी। इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे एक ब्लैक वॉलनट ट्री है, ब्लैक वॉलनट ट्री। अब ये ब्लैक वॉलनट ट्री के साथ में अदर हर्बेशियस प्लांट उगना चाहते हैं, लेकिन ये ब्लैक वॉलनट ट्री क्या कर रहा है, एक इस तरीके के केमिकल को रिलीज कर रहा है जिसे मैं जगलोन कह रहा हूं। जगलोन एक केमिकल है, ये केमिकल क्या कर रहा है, इन हर्बेशियस प्लांट की ग्रोथ को नहीं होने देगा उसके रूट के आसपास वाले रीजन में। तो इस हर्बेशियस प्लांट से ब्लैक वॉलनट ट्री को किसी तरीके का कंपटीशन नहीं था, लेकिन इसने फिर भी उन जगलोन को रिलीज करके इन हर्बेशियस प्लांट को कर दिया हार्म, और खुद नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड रहा। तो ऐसा इंटरेक्शन जहां पे एक स्पीशीज हार्म हो रही हो और दूसरी वाली को कोई फायदा कोई नुकसान ना हो रहा हो, उसे हम लोग अमेंसलिज्म कहते हैं। पहला ग्रास के ऊपर जो इंसेक्ट फीड कर रहे थे उसका और गोट के बीच का इंटरेक्शन है। गोट ने क्या किया, ग्रास को जब वो ग्रेज कर रही थी तो अनइंटेंशनली वो इंसेक्ट्स भी उसने खा लिए, जिससे वो इंसेक्ट की डेथ हो गई। तो इंसेक्ट को हार्म हो गया, लेकिन ग्रास को उसमें कोई हार्म बेनिफिट नहीं था। यहाँ पे फंगल मोल्ड्स ने एंटीबायोटिक बनाई जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ हार्म हो गई। तो उसमें बैक्टीरिया को हार्म था, लेकिन फंगस मोल्ड को कोई भी फायदा नुकसान नहीं है। और ब्लैक वॉलनट ट्री ने कुछ स्पेसिफिक ऐसे केमिकल रिलीज किए जिन केमिकल से क्या हुआ, हर्बेशियस प्लांट्स की ग्रोथ इनहिबिट हो गई। तो इसमें जो हर्बेशियस प्लांट थे वो हार्म हुए और इस ब्लैक वॉलनट ट्री को कोई हार्म कोई बेनिफिट नहीं होता। अब अगली बात की, बहुत सारे पैरासाइट्स होस्ट स्पेसिफिक हैं जो पैरासिटाइज कर रहे हैं एक सिंगल होस्ट स्पीशीज पे, और ये होस्ट स्पेसिफिक पैरासाइट को इवॉल्व कर रहे हैं। अगर होस्ट इवॉल्व करेगा स्पेशल मैकेनिज्म अगेंस्ट पैरासाइट, तो पैरासाइट भी इवॉल्व करेगा मैकेनिज्म ताकि वो काउंटरैक्ट कर सके उसी होस्ट को। अडेप्टेशन क्या क्या है होस्ट की, सेंस ऑर्गन लॉस करना, एडिसिव ऑर्गन या सकर्स ताकि होस्ट की बॉडी पे क्लिंग कर सके, डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म करना, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी रखना। और इन्होंने लाइफ साइकिल इनकी कॉम्प्लेक्स बताई है, दो तरीके के पैरासाइट्स बताए हैं। पैरासाइट क्या क्या कर सकता है, तो होस्ट को हार्म कर देगा, उनकी सर्वाइवल, पॉपुलेशन डेंसिटी, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को रिड्यूस कर देगा, उनको फिजिकली वीक बनाएगा, मोर वल्नरेबल बना देगा प्रेडेशन के लिए। दो तरीके के पैरासाइट, एक्टो और एंडो पैरासाइट्स। एक्टो पैरासाइट में एग्जांपल दिए हुए लाइस ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग। पैरासाइट्स कोबेपॉड्स, ये देखिए इसके
फिश के आंखों के आसपास जो चिपके हुए हैं यही कोपीपॉड्स हैं। और ये जो येलो कलर का इसके चारों तरफ लिपटा हुआ है ये कस्कुटा है, जिसके पास कोई क्लोरोफिल कोई लीव नहीं होती, अपने न्यूट्रिशन को डिराइव कर रहा है होस्ट प्लांट से। और फीमेल मॉस्किटो को कंसिडर नहीं किया जाएगा पैरासाइट, क्योंकि वो ब्लड रिप्रोडक्शन के लिए चाहती है, ना कि फूड के लिए। और जो पैरासाइट्स बॉडी के अंदर रहते हो लिवर, किडनी, लंग्स, आरबीसी में, वो एंडोपैरासाइट्स हैं। इनकी लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर होते हैं, लेकिन हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल इनके अंदर होने वाला है। ये रहा ब्रूड पैरासिटिज्म। इसमें बताया पैरासिटिक बर्ड ले करेगी एग्स को अपने होस्ट के नेस्ट में और होस्ट को इंक्यूबेट करने देगी। एवोल्यूशन में जो एग्स हैं पैरासिटिक बर्ड के इवॉल्व हुए हैं और रिजेंबल करते हैं होस्ट के एग से साइज और कलर में, तो होस्ट बर्ड उनको डिटेक्ट और रिजेक्ट नहीं कर पाती फॉरेन एग समझ के। एग्जाम्पल था कुकू और क्रो। तो आप